वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है और क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड का कैलकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। और जो 3 और एक्टिविटीज थी, इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 लेक्चर में। और यहां हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन में हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन करते हैं वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। अगर हम इस इनफ्लो आउटफ्लो को देखें तो ये हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मेनली जो कमीशन, क्लेम और कंपनसेशन हमने दिया है या हमने लिया है, इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इनके कारण जो लॉसेस होते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं। तो आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा कहां से? बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया रहेगा, पीएल अकाउंट 20,000, 12,000, 20, 23, 2022। तो अब इस नेट प्रॉफिट में हमको लेना क्या है ये भी समझिए। 20,000 या 12,000 या दोनों का डिफरेंस। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है? नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपको लेना है, और जो वैल्यू आएगी वो ही आपको रखनी है। अब ये जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, जैसे यहां देखें 2023 और 2022, तो 20,000 माइनस 12,000, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 8,000 का। अगर दूसरी कंडीशन हम देखें, 12,000 हो और 20,000 हो, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000 माइनस 20,000 मतलब माइनस 8,000। ये हमारे लिए लॉस हो गया। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में 8,000। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि निगेटिव वैल्यू के लिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। और मान लीजिए अगर ये माइनस 10,000 और 20,000 है, तो जरा सोचिए कि आपका प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। तो फॉर्मूले पे ही रखते हैं, क्या है? क्लोजिंग मतलब माइनस 10,000 माइनस, ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, 20,000। तो आपका नेट लॉस कितने का होगा? माइनस 30,000 का। अब मान लीजिए ये दोनों निगेटिव है, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, चेक कर लेते हैं। माइनस 10,000 माइनस अगेन माइनस 20,000,
तो कितना आ गया, -10,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20,000 इज इक्वल टू 10,000। तो इसका मतलब ये 10,000 का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसमें हमको ऐड क्या करना है, ऐड करना है हमको ट्रांसफर टू, T/T का मतलब ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, और इसके लिए भी फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे जो यहां पे हमने यूज किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पीएल दिया ही नहीं रहता, केवल रिजर्व ही रहता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा जनरल रिजर्व ओपनिंग और क्लोजिंग, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो आपको प्रॉफिट नहीं है तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो पहली हेडिंग आपकी ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो प्रॉफिट आएगा वहीं से हम क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन जो भी आपको लेना है वो करंट ईयर का होना चाहिए। अब ये करंट ईयर का टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। फिर तीसरे नंबर पे प्रपोज्ड डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का होगा। प्रपोज डिविडेंड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहेगी ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको ओपनिंग लेना है, मतलब पिछले साल का लेना है। ये इक्विटी शेयर के लिए है, ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, केवल करेंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड, इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड बाय डिफॉल्ट करेंट ईयर का ही होता है। अब ये प्रपोज्ड और इंटरिम है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर एंड इट्स पेमेंट इन नेक्स्ट ईयर। इस साल डिक्लेयर किया जाएगा और पेमेंट अगले साल किया जाएगा। तो हम जो भी डिविडेंड पेड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट कब का होता है, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। तो इसलिए प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा कौन सा रहेगा, प्रीवियस ईयर या ओपनिंग। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में ही हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको पेमेंट कर दिया, बीच में ही, साल के बीच में ही, तो उसको हम कहते हैं इंटरिम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसका भी डिविडेंड होगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये करंट ईयर का ही होगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन पीएल। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, कोई क्लेम है, कोई कंपनसेशन है, पेड है, हम दे रहे हैं, या कोई एबनॉर्मल लॉसेस हैं हमारे लिए, तो वो सब हम यहां पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जो वैल्यू आई आपके पास, इसमें से हम लेस करेंगे। क्या लेस करना है, सबसे पहले नंबर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड इन पीएल। जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिट हुआ था, वैसे ही अगर कोई क्लेम कंपनसेशन हमको मिला है और हमने उसको पीएल में दिखाया हुआ है, तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और टैक्स रिफंड, अगर कोई टैक्स रिफंड आपके पास है, क्वेश्चन में कह रहा है
कि टैक्स रिफंड इतने रुपए का है, तो उसको भी माइनस कर देना है। अब जो बैलेंस बचा आपके पास, यही क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट में हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। एक बार फिर से अब पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐड क्या करेंगे, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, सेम फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो आपको अभी हमने बताया यहाँ पे। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा होगा ये, करेंट ईयर का होगा। प्रपोज डिविडेंड, ये कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। इंटरिम डिविडेंड बाय डिफॉल्ट वो करेंट ईयर का ही होता है। प्लस प्रेफरेंस शेयर अगर है तो उसका डिविडेंड वो भी करेंट ईयर का होगा। और अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन पीएल। इतनी चीजों को हम ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड इन पीएल और टैक्स रिफंड। अब जो बैलेंस बचेगा वही आपके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो। और अगर ये निगेटिव है तो यही प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस, और ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहला स्टेप वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग आते हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस जिसमें कैश नहीं लगा है, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ, कैश का यूज नहीं हो रहा है, और वो एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। और ये डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का होगा, ध्यान रखिएगा, करेंट ईयर का। दूसरे नंबर पे amortization of intangible assets, ये भी करंट ईयर का ही होगा। ध्यान रखिएगा कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, सॉरी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। हाँ, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि केवल लैंड है और वैल्यू कम हो रही है तो वो सेल ही माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है और वैल्यू कम हो रही है तो वो आपके लिए डेप्रिसिएशन होगा। अलग से हम लोग अभी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उन पे क्या होता है, वैल्यू कम होती है तो वो एमोर्टाइजेशन होता है। इसके अलावा रिटर्न ऑफ का भी यूज होता है, किसके लिए, रिटर्न ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स। अगर कोई फिक्टिटियस एसेट्स है और राइट ऑफ हुआ है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रिटर्न ऑफ एनी एक्सपेंसेस
या अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, उसको रिटर्न ऑफ किया गया है तो वो भी यहां आ जाएगा करेंट ईयर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट लोन पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, पब्लिक डिपॉजिट पे अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, intangible assets or investment. Next, increase in provision for डाउटफुल डेट्स। अगर डाउटफुल डेट्स है क्वेश्चन में और उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स का अगर रिडम्पशन हो रहा है और वो भी प्रीमियम पे हो रहा है तो वो प्रीमियम भी आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू हम अंदर रखेंगे और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो बाहर रखेंगे, टोटल कर देंगे और फिर इस टोटल में से हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब इसमें क्या है, जैसे रेंट रिसीव्ड, अगर कोई रेंट आपको मिल रहा है तो वो आ जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस पर रिटर्न के फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, या तो इंटरेस्ट या तो डिविडेंड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है वो भी आपके लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और जैसे यहां पे इंक्रीज था वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो भी यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन इंफॉर्मेशन मैक्सिमम माइनस होंगी, फिर बैलेंस कर देंगे। ये जो बैलेंस आया ये बैलेंस है आपके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हमने बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो उनके एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट हमको मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो हम सेकेंड पार्ट में आते हैं इस साइड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या ऐड करना है आपको, इसमें हमको ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और लेस क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। उसी तरीके से लेस में क्या आएगा, इंक्रीज है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब
ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन है, इसमें आपको कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है। क्या? एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको छोड़ देना है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो उसको भी छोड़ देना है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कंसीडर करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट, हमने बताया भी था लास्ट क्लास में। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, या लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें फिर आपको लेस करना है। क्या लेस करना है? लेस करना है आपको टैक्स का पेमेंट जो आपने किया है, टैक्स पेड। ध्यान रखिएगा, ये जो टैक्स पेड है ये पेड माइनस रिफंड होगा। पेड माइनस रिफंड। जो रिफंड इसके पहले वाले कैलकुलेशन में, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के कैलकुलेशन में आपने माइनस किया था, वही रिफंड यहां पे भी माइनस होगा। पेड अमाउंट करेंट ईयर पेड में से माइनस होगा। तो अब आपको मिल जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपने इसके पहले प्लस किया था वो माइनस होगा, और जो माइनस किया था वो प्लस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड इन पीएल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन पीएल। अब आपने बैलेंस कर दिया, और ये बैलेंस ही बताएगा कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है तो वो इनफ्लो होगा, और अगर ये बैलेंस निगेटिव है तो ये हमारे लिए क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो ये प्रोसेस था इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन का। लेकिन ये फॉर्मेट है कैलकुलेशन का। इस फॉर्मेट के कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन को करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। वो क्या है? वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आइटम्स के कैलकुलेशन के समय ही आएगा। सबसे पहले नंबर पे प्रोविजन फॉर टैक्स का कैलकुलेशन, दूसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन, तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड का कैलकुलेशन। ये कुछ कैलकुलेशन हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और तभी हम ये इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।